इंतजार में रहते हैं कि भर्तियां निकलेंगी। भर्तियों की हालत ये है कि हर डिपार्टमेंट में रिक्तियां पड़ी हुई हैं और उन रिक्तियों को भरा नहीं जा रहा है। कहीं अगर बहाली आए तो उस बहाली को लेकर के लोगों को उम्मीद होती है, लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं और एग्जाम देने के लिए जो लोग जाते हैं, आपको पता चल जाएगा देख करके, भले आप नहीं एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, बसों और ट्रेनों की हालत देख करके आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम है आज। उस स्थिति में लोग जान पे खेल करके ट्रेन में आप जब देखेंगे उनको यात्रा करते तो आपको आश्चर्य होगा, इंजन भी नहीं छोड़ते हैं। क्या गार्ड का बॉगी, क्या जो है पखाने के पास की जगह, क्या इंजन, सब जगह भर करके लोग जो है जाते हैं एग्जाम देने। और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इतना ज्यादा जो है क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं कि कई बार लगता है कि लोकतंत्र को इन्होंने लीक तंत्र बना दिया है। हर बार जो है आप सुनेंगे कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में धांधली हुई है। चलिए, अगर किसी तरह से प्रश्न नहीं लीक हुआ हो, बहाली आ गई हो, तो उसमें इतना धांधली होता है, इतना जो है करप्शन होता है। 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया बकायदा रेट है एग्जाम में पास कराने का। ये जो स्थिति बनी हुई है ये ठीक नहीं है। अगर हम अपने समाज के नौजवानों के साथ ये अन्याय होते हुए देख रहे हैं तो हम अपने समाज और देश के लिए एक विकराल समस्या को जन्म दे रहे हैं। और जब उसको लेकर के नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पे उतरे, सड़क पे तो बहुत बाद में उतरते हैं, सरकार के पास जाकर के पहुंचाएं, कोर्ट में जाकर के जो है आवेदन डालें, सुनवाई नहीं होती है। सड़क पे अगर उतर जाएं तो ठीक उसी तरह से जिस तरीके से किसान आंदोलन के बारे में टीवी में दिखाया जाता था, क्या देखिए किसान नहीं है, ये तो पिज्जा खाते हैं, देखिए ये एसी में बैठे हुए हैं। तो आप चाहते क्या हैं? किसान भीख मांगे? किसान जो है नमक रोटी खाता रहे? किस तरह के किसान का इमेजिनेशन है हमारे दिमाग में? जहां से लोग, यहाँ पंजाब से लोग खूब जाते हैं बाहर, वहां के किसान तो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, तो क्या उनको किसान नहीं मानेंगे? किसान कोई अपने पेशे से होता है। और क्यों ऐसी परिस्थिति हम समाज और देश का चाहते हैं कि डीएम का बेटा डीएम बने, सीएम का बेटा सीएम बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने? किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं होना चाहता है? क्योंकि खेती किसानी को इस स्थिति में पहुंचा दी गई है। और जब सड़क पे उतरते हैं तो उनको बदनाम करते हैं, कहते हैं कि किसान देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, किसान आपके लिए अनाज उगा रहे हैं, अपने बच्चों को बंदूक दे करके जो है सीमा पे लड़ने के लिए भेजा है और वो देश को बदनाम कर रहे हैं। और उसी किसान और गरीब के जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीए करते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जब जॉब की बारी आती है उनके पास जॉब ही नहीं है। तो इस विकराल परिस्थिति से हम चाहते हैं कि देश बाहर आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इसी प्रतिबद्धता के तहत हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम इस देश के नौजवानों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के एक स्पेसिफिक घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भर्ती विधान लाया गया है कि किस तरीके से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। और अलग अलग शहरों में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं नेता नहीं कहता हूं, मैं कार्यकर्ता ही कहता हूं, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अलग अलग शहरों में जाकर के वो पुस्तिका जो है उसको रिलीज करें। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया अपनी इस जिम्मेवारी को निभाए, तभी जो है लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। कुर्सी का अगर एक पांव कमजोर हो जाए तो उस कुर्सी पे बैठना खतरनाक हो जाता है, वो कभी भी जो है औंधे मुंह गिर सकता है। तो आप मीडिया के साथियों से इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह सवाल, हमारी यह बात आप जनता तक पहुंचाएंगे, ये पुस्तिका रिलीज करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जालंधर अपने आप में जो है
कल्चरली बहुत रिच जगह है। यहाँ मैं एक बार और आया हूँ गदरी बाबा का मेला अटेंड करने के लिए। मेरी इच्छा थी कि प्रेस क्लब जो है यहाँ का, वहीं पे संवाददाता सम्मेलन किया जाए, लेकिन चुनाव है, उसकी प्रतिबद्धताएं हैं, इसीलिए अलग जगह पे आप लोगों से मिल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, वक्त पे यहाँ पहुँच गए हैं, तो आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे। हाँ, थोड़ी सब्र रखें, बस 1 मिनट हम बोलने देंगे। हम प्रधानमंत्री थोड़ी हो गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। खूब मन भर सवाल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आवाज पूछ रही है। अच्छा, आपकी बात माइक को अच्छी नहीं लगी? चलिए, आपकी बात अच्छी लगेगी। तो इस सवाल को लेकर के ये पुस्तिका रिलीज करने के लिए हम आपके बीच आए। इसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं कि जो नौजवान हैं आज के, उनके मुख्य सवाल क्या है। एक तो रोजगार का सवाल है। रोजगार हमको मिले, उसके लिए जरूरी है कि हमारी शिक्षा बेहतर हो, और शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी, उसकी स्थिति हमने देखी है कि किस तरीके से हमारे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे अटैक हो रहे हैं। एक तो बजट कम कर रहे हैं लगातार। आप जब शिक्षा का बजट कम करेंगे, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति का जो मेजर पॉइंट है, जो की पॉइंट है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थान जो हैं वो सेल्फ रिलायंस बने। हमको लगा कि सेल्फ रिलायंस क्या बनेंगे, ये चाहते हैं कि रिलायंस के बने। तो शिक्षा व्यवस्था जो है उसको चौपट किया गया, उसका बंटाधार किया गया है। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आज हम सरस्वती जी का पूजा कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के अंदर खास करके महिलाओं को इनडायरेक्टली कैसे डिस्करेज किया जा रहा है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और ये हमारे आपके समाज की सच्चाई है कि जब आप फेलोशिप बंद करते हैं तो ओवरऑल आप एजुकेशन पे अटैक करते हैं, लेकिन आप खास करके महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखते हैं। कैसे वंचित रखते हैं? तो फेलोशिप जब आप बंद कर देंगे, पिताजी को, माताजी को 2 बच्चे को पढ़ाने का ऑप्शन होगा, और इस सच को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो बेटा को पढ़ाएंगे और बेटी को जो है नहीं पढ़ाएंगे। ये सच है हमारे समाज का। जब आप एजुकेशन में फेलोशिप देते हैं तो आप कमजोर तबके के लोगों को एजुकेशन में आगे लाने के लिए एफर्ट डालते हैं, प्रयास करते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं के प्रति सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उनका नजरिया खराब है, दूषित है। कैसे दूषित है? तो आप कुछ बयान उठा करके देख लीजिए। हो सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, कि जब देश का पॉलिटिकल कल्चर ये हो जाए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े ओहदे पे बैठे हुए मंत्री महिला विरोधी बात करेंगे, तो अपोजिशन के कुछ लीडर भी ऐसी बात कर दें। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल कल्चर ठीक नहीं है। और आप बयान सुन करके आपको हैरानी होगी। बगल का जो है राज्य है हमारा हरियाणा, खट्टर साहब कहते हैं कि महिलाओं को आजादी चाहिए तो उनको नंगे घूमना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनकी मां नहीं है, वो कहीं जो है नारियल की तरह पेड़ पे लटके हुए हैं। औरत ही पैदा करती है ना हमको। औरत के प्रति ऐसा नजरिया रखना यह कितना खतरनाक है। और ये संस्कृति, ये कल्चर अगर रोका नहीं गया तो इसकी जद में कोई भी आता है। मैं आपको बता दूं कि एक टीवी डिबेट में बात करते करते मेरे मुंह से चूड़ी वाली एक स्टेटमेंट निकली। जुबान है, चल गई, तीर की तरह है, निकल गया। इमीडिएटली अगले दिन जो है हमने माफी मांगी कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक नहीं होता है। ये जो सरकार है मौजूदा पूरे देश के अंदर, जिनका दबदबा है, वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो लगातार बढ़ रहे हैं उसमें उनकी मानसिकता जिम्मेवार है। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं उससे इस तरह के कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। और ओवरऑल इसका नतीजा ये हो रहा है
कि इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगारी की वो समस्या जो है वो आज हमारे सामने विकराल रूप धारण कर चुकी है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के युवाओं से संबंधित जो है ये पुस्तिका हम रिलीज कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं, प्रभारी साहब हैं, वो इस संवाददाता सम्मेलन को मॉडरेट करेंगे और मैं आप तमाम लोगों के जो प्रश्न होंगे अपनी समझदारी से उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो प्रश्न हैं एक एक करके प्रश्न पूछेंगे एक तरफ से। इधर से कोई प्रश्न है? आपका विजन क्या है कि आप जॉब्स की बात कर रहे हैं, जॉब्स कैसे, मतलब एजुकेशन तो एक एस्पेक्ट चलो है ही, एक अच्छी एजुकेशन हो, बट अदरवाइज क्या स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट कहती है हम लेके आ रहे हैं, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, और आप मतलब आपको क्या लगता है और क्या मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या है और क्यों ये बात नहीं बन रही डिस्पाइट स्कीम्स? देखिए, सरकार क्या करती है, मुझे लगता है कि आप हमसे बेहतर समझते हैं। भले आपकी कुछ मजबूरी हो कि आप नहीं बोल पाते हो या नहीं लिख पाते हो, लेकिन समझते आप हमसे बेहतर हैं। आप जानते हैं इस बात को, आप सब लोगों को याद है। मैं इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हूँ, तो ना मुझे लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, सबको रोजगार मिलने लगेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 2022 ही है ना। अब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? 47 में, 2047 में। अच्छे दिन कब आएंगे, कब आएंगे लोग पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा 2047 में आएंगे। 2047 तक खुद प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अच्छे दिन 2047 में आएंगे। इसको जानते हैं क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गोल पोस्ट शिफ्ट करना। कि 17 में बोले, 16 में बोले थे एक्चुअली, 16 में बोले 22 में बोल रहे हैं 2047। सरकार के पास जो है ना, जुमलों की कोई कमी नहीं है, आकर्षक जुमले हैं। बताइए, इस बात से कोई क्यों डिनाई करेगा कि बेटी को पढ़ाना चाहिए और बेटी को बचाना चाहिए? इस बात से कोई डिनाई करेगा? कोई डिनाई नहीं करेगा। कितना अच्छा नारा है। हकीकत क्या है? उन्नाव में जो पीड़िता थी, उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर मुकदमे किए गए। हाथरस में, मतलब लास्ट राइट होता है किसी इंसान का, जला दिया, बताया नहीं, घर वालों को बॉडी नहीं दिया। और आप देखिए कि कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि कोई ना कोई जो है देश के जो नौजवान हैं उनके साथ कोई अत्याचार न हुआ। अभी मैं कल की अखबार का न्यूज बताता हूं आपको। एक पंजाब का ड्राइवर सामान लेकर के गया था त्रिपुरा के बॉर्डर पर। औचक निरीक्षण में 2 लोग थे गाड़ी में। कितना अजीब है, कोरोना भी। एक कोरोना संक्रमित था, दूसरा नहीं था। ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। पंजाब का रहने वाला ड्राइवर था। कहीं न्यूज नहीं आया होगा, कोई इसके बारे में नहीं जानता है। रोज भारत माता के जो सपूत हैं अपनी जान गंवाने के लिए विवश हैं। किसानों की आत्महत्या आप देख रहे हैं, उसकी स्थिति हम सब जानते हैं। हजारों किसानों ने आत्महत्या की। आज नौजवानों की यह हालत होती जा रही है। कोई भी परिणाम आता है, उसके बाद जो है नौजवान विवश हो रहे हैं अपनी जिंदगी समाप्त करने में। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, मरना ही है तो भूख से क्यों मरेंगे? लड़ के नहीं मरेंगे। जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, उनके खिलाफ, जो देश को बेच रहे हैं उनके खिलाफ। नारों की कोई कमी है? नारा इन्हीं का नारा था ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या आंकड़ा बता रहा है? आंकड़ा कह रहा है कि 27 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए थे, उसमें से जो है करोड़ों लोग वापस फिर से गरीब हो गए। 23 करोड़ लोग। और अब इन्होंने क्या कहा है कि हम आंकड़ा नहीं देंगे। अभी जो डेटा हम आपको दे रहे हैं ये सरकार का डेटा है। कुछ दिनों में ये आंकड़ा देना बंद कर देंगे। ये बताएंगे ही नहीं कि इस देश में बेरोजगारी की संख्या क्या है। आप देखिए कि कहीं चुनाव होता है तो लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, उस सवाल को गुमराह करके, या इनके खुद का जो मैनिफेस्टो है, जो ये 2017 में मैनिफेस्टो जारी किए होंगे, या उससे किसी चुनाव से पहले जो ये संकल्प पत्र जारी करते हैं, उन सवालों को छोड़ करके सब बात करते हैं। ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का, आपको भी सुन करके आश्चर्य होगा, उसका 90%
पैसा जो है इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे से खर्च किया है, प्रचार पे खर्च किया है। और जितना ये बजट एलोकेट करते हैं, अगर इस देश की लड़कियों में डिवाइड करें तो एक लड़की पे जानते हैं कितना पैसा मिलेगा? 3 पैसा। 3 पैसे में क्या होगा? 3 पैसे में टॉफी नहीं खरीद सकते हैं। बजट का हो क्या रहा है? हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं, रोज नए टैक्स हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। और आप देखिए कि बेईमानी हमारे आंख के सामने कैसे होती है। दुनिया में अभी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है। चुनाव खत्म हो जाने दीजिए 5 राज्य का, देखिए कैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा। टैक्स हमसे रोज वसूला जा रहा है और उसका क्या खर्च करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने नई कार खरीदी है, बुलेट प्रूफ। कहां का? जर्मनी का। नारा क्या है? मेक इन इंडिया। बताइए, प्रधानमंत्री एक चश्मा पहनते हैं, कहां का? विदेश का। नारा क्या है? मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री एक हवाई जहाज खरीद के लाए हैं 8,500 करोड़ का, जीरो उस पर दिखाते रहिएगा, कहां का? विदेश का। नारा क्या है? मेक इन इंडिया। ये इस देश की हकीकत है। और उसी बुलेट प्रूफ कार पे बैठ करके पंजाब आए तो कहे थैंक यू कह दीजिएगा आपने मुख्यमंत्री जी को। अरे भाई, इतना पैसा भी खर्च कर रहे हो, 8,500 करोड़ का विमान खरीदे हो, करोड़ों का कार खरीदे हो, फिर भी कह रहे हो सुरक्षित नहीं हो। अरे आप तो सुरक्षित हो, आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, आपके हाथ में देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये प्रश्न है। और आप हमसे पूछेंगे कि आप क्या करेंगे? जो ये कर रहे हैं ना, उसी चीज को सिर्फ बंद कर देंगे ना तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जैसे कोई जरूरी नहीं था जब इन्होंने नोटबंदी की, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, ये जालंधर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लुधियाने का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अंबाला पानीपत का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां से दिल्ली जाते हुए मैं आपको बता देता हूं, इन तमाम इंडस्ट्रियल हब में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो तबाह हो गया। रेडी पटरी पे जो काम करने वाले लोग थे वो तबाह हो गए। इस तरह का कोई भी तुगलकी डिसीजन हम नहीं लेंगे अपने चुनावी इंटरेस्ट को देखते हुए। सबको पता था नोटबंदी करने का इनका मुख्य उद्देश्य इलेक्टोरल था। इनको लगा कि अपोजिशन का कमर तोड़ देंगे, वो जो कैश जमा करके रखा है 2 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए, उस कैश को बेकार कर देंगे। चुनाव जीतने के चक्कर में इन्होंने देश को हरा दिया। देश हारता कैसे है? जब आप स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को तबाह करेंगे अपनी पॉलिसी से, आप गलत जीएसटी लागू करेंगे तो छोटे जो व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा। और उनको जब नुकसान होगा तो उनका धंधा बंद होगा। उनका धंधा जब बंद होगा, हम तो बिहार से आते हैं, बिहार से चल करके हमको नौकरी मिलती है, क्योंकि हमको वहां नौकरी दे नहीं रही है सरकार। अच्छे दिन की सरकार है, वहां भी 20 साल से नहीं दे रही है नौकरी। डबल इंजन की सरकार है, यही बात कहते हैं ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए तो जो है डबल विकास होगा। डबल इंजन सेम डायरेक्शन में चलेगा तब ना, अपोजिट डायरेक्शन में डबल इंजन चले तब क्या होगा? पढ़े नहीं है ना, न्यूटन का सिद्धांत पढ़े होते तो समझ में आता है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो चीजें टूट जाती है, बिखर जाती है। आज के डेट में क्या हुआ है कि जब इंडस्ट्रीज बंद होंगे छोटे तो रोजगार नहीं मिलेगा हमको, और वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, गलत जीएसटी के चलते, गलत नोटबंदी के चलते। और जो हमसे टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, उससे हवाई जहाज खरीदा जा रहा है। लेकिन आप इस बात पे विचार करने को तैयार नहीं है कि हम सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिक्त पोस्ट हैं उसको भरें, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसी लेकर के आए जिससे इनके बड़े बड़े दोस्तों को फायदा ना पहुंचे, इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी फायदा पहुंचे। इंटरप्रेन्योरशिप को हम इंकरेज करें, और हम जितना टैक्स कलेक्शन करते हैं उसमें हम यूनिवर्सल इनकम की बात करना शुरू करें कि तो हम जो है लोगों को रोजगार दें। अगर रोजगार हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारा टैक्स कलेक्शन है, उस टैक्स कलेक्शन से हम यूनिवर्सल इनकम की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। देश हम सबका है, इस देश के अंदर हर कोई टैक्स देता है। ऐसा नहीं है कि बड़े पूंजीपति टैक्स देते हैं और आप और हम टैक्स नहीं देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। अगर आप नमक खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, अगर आप खाद खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। तो इस टैक्स के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो और इस देश के नौजवानों को उनके अंदर जो स्किल है ऑलरेडी उसको जो है उभार करके उनके लिए वो रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, रिक्त पदों को भरा जाए, और जिनको हम नहीं दे पाए
यूनिवर्सल इनकम स्कीम के तहत जो है उनको जो है एक बेसिक जो है जिससे उनका बेसिक लाइफ स्टाइल चल सके उसको हम प्रोवाइड कर सकें। और 2019 के चुनाव के वक्त ही मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यूनिवर्सल इनकम की बात की गई थी, लेकिन उस समय तो देश किसी और मूड में था, कोई सुना ही नहीं। दुनिया भर में जो यूनिवर्सल इनकम की बात होने लगी है, हमको भारत में भी जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे जैसे कल का जो एपिसोड हुआ है, ईडी की रेड हुई है, ईडी ने उसके बांझे को, चंदी के बांझे को सरकारी रिमांड मिला है। इस चुनावी माहौल में जो ईडी रेड कर रहा है, इसको किस तरह से? इसको तो आप जानते ही हैं, आपका भी मन जानता है, ठीक है। बात यह है कि इस बात को हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। आप सब जानते हैं कि ईडी के डायरेक्टर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जानते होंगे, ये खबर है कि नहीं। ईडी के अधिकारी रिजाइन दे करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और भाजपा से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। कितना साफ है, नाम आप खुद देख लीजिए, ठीक है। एक मिनट, मैं ईडी वाला जवाब दे देता हूँ फिर, एक मिनट। और ईडी को लेकर के हमारा क्या समझदारी है? ईडी हमारी एक सेंट्रल एजेंसी है। ईडी हो या कोई भी हमारी सेंट्रल एजेंसी जो है, हमारे संविधान के हिसाब से उसको इलेक्टोरल पॉलिटिकल अफेयर्स से बाहर रखा गया है कि वो अनबायस्ड तरीके से, निष्पक्ष होकर के, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे। ये बात आज किसी बच्चे को भी पूछेंगे ना, तो वो ये बात आपको कह देगा कि अरे ये तो चुनाव है। चुनाव जो है अब सिर्फ पार्टी नहीं लड़ रही है, सेंट्रल एजेंसी के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात समझने में अब कोई कंफ्यूजन तो है नहीं कि जब आप नौकरी में हैं तो सरकार में जो पार्टी है उसके इंटरेस्ट को आप, मुझे याद है, जानबूझ उसके इंटरेस्ट को आप सर्व कीजिए, क्यों उसको हाईलाइट करिए? इससे और जो है इस तरह की प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिलेगा ना, उनको याद है। ये उस जो पार्टी सरकार में है उस पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आप सर्व कीजिए, और जब आप रिटायर करेंगे तो आपको बढ़िया रिटायरमेंट प्लान दिया जाएगा। आप तमाम जगह पे ये स्थिति देख सकते हैं। अन्ना आंदोलन में भी कुछ बड़े ऑफिसर बहुत पॉपुलर थे, मंत्री बन के बैठे हुए हैं, राज्यपाल बन के बैठे हुए हैं। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से हमारे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। सेंट्रल एजेंसी का चुनाव के वक्त जो कार्रवाई होती है, कई मौकों पर यह देखने को मिला है कि उसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल होता है, लीगल नहीं होता है। और यहाँ पे जो हो रहा है वो साफ साफ है, क्लियर है, सब ये बात जान रहे हैं। सब जान रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो है कहा है कि वो अपना मुख्यमंत्री का पद जो है वो घोषित करने वाले हैं। तो जो भी संभावित हो सकता है उसको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। सीधी सी बात है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन एक करके लेकिन जो पैसे मिले हैं करोड़ों में, 10 करोड़ है, वो तो मिले ही है ना, मिले। 10 करोड़ को 10 करोड़। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पैसे को मिल जाना, कहीं हथियार का मिल जाना, ये मिल जाना एजेंसी के हाथ में नहीं है? क्या हम लोग इतने नादान हैं? अगर सरकार ये चाह ले कि मुझे जेल में डालना है तो बिना अपराध का भी जेल में डाल देंगे, गायब हो जाएंगे। साजिशन है, आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? सीसीटीवी कैमरे वगैरह होंगे ना, आप उसको शो करें कि वो नहीं पैसे लेके आए। अरे आप तो सीबीआई हैं सर, आप तो आप पत्रकार से सीबीआई हो गए। मैं कह रहा हूँ कि दैनिक भास्कर मीडिया हाउस है ना, उसके ऊपर रेड हुआ ना, सीसीटीवी जारी उन्होंने किया क्या? कितना सच को हम लोग आंख से छुपा के रखना चाहते हैं? और क्यों हुआ ये भी जान लीजिए कि क्यों हुआ। जब तक वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे तब तक नहीं हुआ। जिस भी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक सूची जारी की कि कौन कौन लोग कोरोना में मर गए, उसके बाद हो गया। आपके दफ्तर में सीसीटीवी नहीं। किस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग होता है। मैं पार्टी के बिहार पे सिर्फ ये बात नहीं बोल रहा हूँ,
मैं देश के एक नागरिक होने के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। कब तक हम सच अपनी आंख से छुपा के रखना चाहते हैं? सच को हम नहीं मानना चाहते। बताइए मीडिया हाउस के ऊपर रेड हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली के अंदर मीडिया हाउसेस पे रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? किसी मीडिया हाउस को अगर तंग करना हो तो उसका ऐड बंद कर दिया जाता है कि नहीं किया जाता है? और आप कहते हैं सरकार साजिश नहीं करती है। इतनी भोली है हमारी सरकार। कन्हैया जी, हाँ। कन्हैया जी, स्पेशल सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। कन्हैया जी, आपने बहुत बातें बीजेपी के खिलाफ बोली, लेकिन देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी का रहा है। ना तो अनएम्प्लॉयमेंट वो खत्म कर सके, ना तो जो मुद्दे आपने उठाए कि गरीबी या उनका उद्धार, ना तो कांग्रेस पार्टी कर सकी। तो अब एकदम से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखने से ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से सरकार में आएंगे और कर देंगे? देखिए ये सवाल तो जो है मुझे भाजपा के जो ऑनलाइन ट्रोलर होते हैं ना, वो रोज पूछते हैं कि आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो जब कांग्रेस थी तब कांग्रेस ने क्या किया? तो उसका हम एक ही जवाब देते हैं कि कांग्रेस अगर देश के लिए कुछ नहीं किया होता तो भाजपा बेच क्या रही है? कुछ बना करके रखा था उसी को तो बेच रही है। और आप मुझे बताइए, जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं जब कि 2014 के बाद से बेरोजगारी बढ़ गए हैं, तब भी आपके दिमाग में यही सवाल है। कौन चूरन खाए हैं साहब? जब बेरोजगारी बढ़ रही है ना भाई, तो 14 में जब 14 से पहले कम थी तो कांग्रेस कुछ कर रही होगी। सर मनमोहन सर जवाब देने दीजिए। मनमोहन जी बोलिए, मनमोहन जी बोलिए, जिसे मोदी जी बोलते हैं। मनमोहन जी भी जो है ना चपरासी नहीं थे जैसे आप मनमोहन बोल रहे आप हैं। काइंडली जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कन्हैया जी, आप बहुत बड़े लीडर होंगे, मैं उसमें आपकी आपत्ति नहीं जताता। काइंडली मीडिया को बीजेपी का मत समझिए। अरे सुनिए ना, ये सुनिए, हमको मत पूछिए। मनमोहन आप मीडिया को सस्ता हुआ था, लेकिन मीडिया को अपनी साथ खुद बचानी पड़ेगी। कौन से मीडिया हाउस से हैं? मैं सर अपना चैनल चलाता हूँ गोलमाल न्यूज। अच्छा ठीक है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप ठीक है, चलिए हो गया ठीक है। इतना गर्म अगर आप जो है ना मंत्री प्रधानमंत्री उस पर हो जाएंगे तो देश का भला हो जाएगा। दिल्ली जाके हमने की है, बीजेपी के उलट ही की है। आपके लिए ताली बजवा देते हैं सर, थोड़ा ताली बजवा देते हैं। क्यों इतना गुस्सा होते हैं? हमको गुस्सा होकर के आपको क्या मिलेगा? सर आप गुस्सा वाली बात कर रहे हैं ना, फिर हम कर रहे हैं गुस्सा वाली बात। मनमोहन सरकार में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी 2014 में सरकार गिरना। किसकी सबसे बड़ी वजह थी? पेट्रोल सस्ता ना होना सर, अच्छा, एक एलपीजी बात सिलेंडर सस्ता ना होना। ठीक है, तो मनमोहन जी की जो सरकार थी, जैसे मोदी जी आप बोलते हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री ही थे, उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला गया। प्रधानमंत्री स्वयं जो मौजूदा है उन्होंने कहा कि पता नहीं उनके बाथरूम में कैसे चले गए थे। बोले कि मनमोहन जी जब नहाते हैं ऐसे रेनकोट पहन करके नहाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का बयान है, मोदी जी का। ये बयान आपको ठीक लगता है? नहीं, गलत है, ठीक है, निंदनीय है ना। कहिएगा अगली बार आप अपने एपिसोड में मनमोहन जी के पक्ष में। मैं ये कह रहा हूं कि क्रूड ऑयल उस वक्त कितना था 2014 में? बताइए, मनमोहन जी की जब सरकार थी तो। सर मेरे को इस समय आंकड़े नहीं याद, लेकिन महंगा सस्ता हुआ था, लेकिन रेट देश में नहीं घटे थे। नहीं, क्या बात करते हैं? 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा था, 1000 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, और आप कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी थी। कौन सा ऐसा चीज है, कौन सी ऐसी चीज है, आप मुझे बता दीजिए। चाहे वो खाने की चीजें हो, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जिसके दाम अप्रत्याशित तरीके से नहीं बढ़े हैं। लोगों के जो सवाल हैं, महंगाई अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा है, बेरोजगारी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा है, और सरकारी संपत्ति औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, 4-5 लोगों की एक कंपनी को एक सरकारी कंपनी 27 करोड़ में बेच दिया गया। ये जो देश की हालत है, इस देश की हालत में आज हम खड़े हैं, और आज के इस सवाल को आप कहते हैं कि हमको नहीं उठाना चाहिए, हमको नहीं पूछना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने अगर कुछ गलती की, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, तो कांग्रेस तो नहीं सरकार चला रही है ना, कांग्रेस हम यहां चला रहे हैं पंजाब में। पंजाब को लेकर के आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी यहां सरकार है पंजाब में, आपने क्या किया है? हम आपको आंकड़ा दे सकते हैं कि हमने रिक्तियां भरी हैं, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। ये एक स्पेसिफिक सवाल है। ये जो प्रश्न पूछा जाता है ना कि जब कांग्रेस थी भाई साहब, तो कांग्रेस ने क्या कर लिया? अरे कांग्रेस ने जो कर लिया ना,
वो ये सरकार कर ली होती ना तो इस सरकार से कोई सवाल ही नहीं होता। आप मुझे बताइए कि नया इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने नया अस्पताल खोले हैं, इन्होंने नया कोई शहर बनाया है, इन्होंने नई कोई सड़क बनाई है, नया कोई ट्रेन चलाया है? नाम बदल रहे हैं। राजधानी को तेजस कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। अरे नया शहर बना लीजिए। नया कुछ बना नहीं रहे हैं, जो है उसको बेच रहे हैं, औने पौने दामों में बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जब आंकड़ा बता रहे हैं मुझे मनमोहन जी की सरकार का, बीएसएनएल उस वक्त काम करता था, बीएसएनएल के पास 3G का लाइसेंस था, 2G का सवाल उठा करके इतना हंगामा हुआ। मुझे बताइए कोई भी लोग, 7 साल से इनकी सरकार है, एक भी अरेस्टिंग जो हुई थी किसी को भी सजा हुआ है? और जो लोग कैग की जो रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट वो कैग आज भी रिपोर्ट दे रहा है। क्या हो रहा है उस रिपोर्ट का? और जो कैग का रिपोर्ट देने वाले थे वो कोर्ट में जाकर के माफी मांग ली है। एक ईमानदार, पढ़ा लिखा, समझदार व्यक्ति जो इस देश को चला रहा था, उसके बारे में तमाम तरीके के दुष्प्रचार करके उनकी सरकार को गिराएंगे। और उस सरकार के खिलाफ जो तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, उस आंदोलन से निकले हुए लोग कहां हैं? जनरल वीके सिंह कहां हैं? वो क्या नाम है उनका, किरण बेदी कहां है? कहां है सब लोग? भाजपा में जाकर के मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, राज्यपाल बनकर के बैठे हुए हैं। और उसी आंदोलन में सबसे पहले ये बात कही गई कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए। यही बात जो है न्यूयॉर्क स्ट्रीट में बोली जा रही थी कि मनमोहन सिंह को हटा करके एक ऐसे आदमी को लाना चाहिए जो विकास की गति को बढ़ा सके, विकास की गति को नहीं, देश को बेचने की गति को बढ़ा सके। जिन सवालों पे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम नहीं बेचेंगे, हम इंश्योरेंस सेक्टर के पैसे का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम पीएफ में जो आम लोगों की गाढ़ी कमाई है उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम मनरेगा जैसे वेलफेयर स्कीम को बंद नहीं करेंगे। और आप जान लीजिए, आंकड़ा है, मनरेगा इंप्लीमेंट होने के बाद जो रूरल इकोनॉमी थी वो बेहतर हुई, माइग्रेशन कम हुआ, विस्थापन कम हुए। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मनरेगा में भी करप्शन हुआ होगा। हम कहते हैं कि समस्या जो है उस समस्या का आप निदान करेंगे ना। हम सरकार चला रहे हैं पंजाब में, हमसे कोई गलती हो रही है, आप उसका बताइए, आप उसका हमको सजेशन दीजिए, हम उसका निदान करेंगे। लेकिन बदलाव के नाम पे ये नहीं देखिए, बदलने का तो ये भी हो सकता है कि ये माइक है, हम कहें इस माइक को हमको बदलना है तो इसको तोड़ दें, माइक तो बदल गया, इसकी स्थिति तो बदल गई। लेकिन ये सकारात्मक बदलाव नहीं है, नकारात्मक बदलाव है। बदलाव के नाम पे लोग मोदी जी को लेकर के आए, लेकिन देश जो है बदलाव में ना पहुंच करके बदहाली में पहुंच गया है। बेरोजगारी उठा करके देख लीजिए, किसानों की हालत उठा करके देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति को देख लीजिए, सरकारी नौकरियों को देख लीजिए, सरकारी संस्थानों को देख लीजिए। इससे हमको बाहर निकलना है। और चाहे स्टेट का इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, हमारा ये कहना है कि इस इलेक्शन में इस देश के जो लोग हैं उनके जो बुनियादी सवाल हैं उसको आप केंद्र में लेकर के आइए। आप अंग्रेजों वाली चाल मत चलिए, डिवाइड एंड रूल मत कीजिए। आप जो है लोगों के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट मत कीजिए। वो डिवाइड एंड रूल करते थे, आप डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि स्विस बैंक के कितने खाते जब्त किए गए, स्विस बैंक से कितना करोड़ रुपया भारत के खाते में आया, कितना काला धन वापस आया है नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के दौरान ही रिजर्व बैंक ने कह दिया कि सारे नोट वापस आ गए। जब सारा नोट वापस आया तो काला धन का क्या हुआ? और ये जो सवाल है, मीडिया, आपने कहा ना मीडिया की बात, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं। मीडिया ही है ना, मीडिया हाउस में ही उसके ही एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार खड़ा होकर के जो है 2000 के नोट में चिप निकाल रहे थे। ये चीप हरकत है, ये चीप हरकत वही लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कौन निकाल रहा था 2000 के नोट में चिप? मीडिया ही निकाल रहा था ना। इस सवाल को पूछिए साहब, क्योंकि ये जिम्मेवारी हम इधर बैठ गए हैं तो सिर्फ हमारी नहीं है, हम सबकी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी चुनाव हो वो चुनाव देश के लोगों के बेसिक सवाल पर हो, डेवलपमेंट के सवाल पर हो, लोगों की जो इंक्लूसिवनेस है उस पर हो, लोगों की यूनिटी पे हो। देश बेहतर कैसे होगा, हम स्वस्थ कैसे होंगे? मेरा हाथ अगर लंबा हो जाए तो यह अस्वस्थ होने की निशानी है। हम स्वस्थ तभी होंगे जब बराबर से, संतुलन से हमारे शरीर के हर अंग का विकास होगा।
आप आंकड़ा उठा करके देखिए। आप अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास चंदा आया है ना, उसका ही आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। जो बीजेपी है उसके पास लगभग 5,000 करोड़ रुपया है। आप कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल रूल हम किए हैं। आपके हिसाब से हमारे पास 500 करोड़ है और वो 7 साल रूल किए, उनके पास 5,000 करोड़ है। ये चोरी है कि नहीं है? बेईमानी है कि नहीं है? और बेईमानी जब आंख से दिख रही है तब उसके लिए बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे तो यह सवाल पूछा जाएगा कि तब क्यों नहीं किए? हम तब भी किए थे। अगर किए नहीं होते तो देश में जो है दर्जनों एम्स नहीं बने होते, IIM नहीं बने होते, इसरो नहीं बना होता, BSNL नहीं बना होता, इतने संस्थान नहीं खड़े होते। आपके राज्य की जो राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ देश का सबसे पहला प्लांट सिटी है। वो सबसे पहला प्लांट सिटी कब बना है? नेहरू जी का ब्रेन चाइल्ड था वो। हमने देश के लिए किया था, किए हैं और करेंगे। और हमको दर्द भी इसीलिए हो रहा है, कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई वो का जाने पीड़ पड़ाई। हम ये देश बनाए हैं, इसीलिए देश के लिए दर्द हो रहा है, और देश कैसे बेहतर हो सके इसीलिए उन सवालों को लेकर के आपके बीच में आए, उन सवालों को उठा रहे हैं। आपने कहा कि हम मीडिया हैं, हम आपसे भी यही आग्रह करते हैं कि आप भी इन सवालों को उठाएं और देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे हम केंद्रित करके रखें। जाति और धर्म के नाम में जिन सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है उन सवालों को हम खारिज करें और हमारे जो बुनियादी सवाल हैं उसको हम केंद्र में लेकर के आए। उन्होंने बोला कि जो अपने राजनाथ जी उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन +2 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को 1,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि PM ने कृषि कानून वापस लेकर एक सेवक की भूमिका निभाई। देखिए, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो लोग सो रहे हों तो उनको आप जगा देंगे। रामायण में एक संदर्भ है कि कुंभकर्ण सो रहा था तो उसको जगाने के लिए जलेबी बनाई गई थी। जो लोग सोने का नाटक कर रहे हों उनको कोई कैसे जगा देगा? सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार जो चला रहे हैं वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एजुकेशन के साथ लगातार बजट कम किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उठा लीजिए, इस बार का भी बजट उठा लीजिए, 1 पैसा भी इंक्रीज नहीं किया गया है एजुकेशन बजट का, 1 रुपया नहीं। और उल्टे नई पॉलिसी ला करके कहते हैं क्या है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी से पूरा एजुकेशन बदल जाएगा। और उस नई एजुकेशन पॉलिसी के केंद्र में क्या है कि अब कॉलेज के प्रिंसिपल का काम विद्यार्थी को पढ़ाना नहीं है, धन उगाही करना है, पैसा उगाही करना है। ऐसे मॉडल में अगर जब आप एजुकेशन को ले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों को मदद करना बंद करेंगे। आपका उद्देश्य यह है कि लोगों को जो मदद मिल रहा है उस मदद को भी बंद कर दिया जाए। और मैं जब विद्यार्थी था तो वो संदर्भ में आपको याद दिला देता हूँ। ठंड में, कड़ाके की दिल्ली की ठंड में हम लोग फुटपाथ पर सोते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि UGC के द्वारा जो नॉन नेट फेलोशिप दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया था। उसी सवाल पे हम लोग संघर्ष कर रहे थे और उस वक्त शिक्षा मंत्री हुआ करती थी स्मृति ईरानी, और उनको सड़क पे आकर के हम लोगों से समझौता करना पड़ा था। और उन्होंने कहा था कि हम वजीफा बंद नहीं करेंगे। इनकी पॉलिसी है कि वेलफेयर के ऊपर जितना भी पैसा कम खर्च किया जा रहा है धीरे धीरे करके उसको समाप्त किया जाए। और सरकार अगर वेलफेयर के स्कीम को बंद करेगी तो नतीजा क्या होगा? जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं वो पीछे छूट जाएंगे। और महिलाओं के लिए ये चुनाव है तो ये बात ये बोल रहे हैं तो पलट करके उनसे सवाल पूछ लेना चाहिए कि चलिए पंजाब में आप 1,000 रुपया दीजिएगा, ठीक है, आप सरकार चला रहे हैं। देश के बाकी राज्यों में, गुजरात में आप जो है 20 साल से सरकार में है, वहां महिलाओं को आप 1,000 रुपया दे रहे हैं। जो सवाल ये दूसरे से पूछते हैं वही सवाल ये अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं? बगल में हरियाणा है ना, हरियाणा में महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जा रहा है। ये झूठ है, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जब आपने ये कह दिया है आत्मनिर्भर बनो, मतलब सरकार आपसे टैक्स लेगी, सरकार आपको बदले में कुछ नहीं देगी। बताइए, कोरोना काल बीत चल रहा था, सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया, सरकार ने बेड प्रोवाइड किया, सरकार ने दवाई प्रोवाइड की, सरकार ने वैक्सीन प्रोवाइड किया है, ठीक है, फोटो के साथ। और जो आप पता कर लीजिए, मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा है जो वैक्सीन खरीद करके लगाया है। मैं भी 1 डोज जो है खरीद करके लगाया हूं।
ये जो झूठ है, इस झूठ का हमको पर्दाफाश करना चाहिए, और ये बात अगर वो सचमुच में लागू करें तो फिर उसके लिए ताली बजाना चाहिए, उनको धन्यवाद कहना चाहिए। एक मिनट के लिए आप कृषि कानून अपना पहले परिचय देते हैं। जी सर, आपकी बातों से सहमत है। 2014 के बाद 2045 की बातों पर महंगाई बढ़ी है, जनता वही सवाल है हमारे। एक हमें बताइए, इसमें से देश निकलेगा कैसे, रास्ता बताइए। दूसरा, आप थोड़े नाराज हो गए हैं, यहाँ से जाने के बाद हमें किसी ग्रुप पे याद रखेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे ना? देखिए, जो कहीं दिल्ली में मुलाकात हो जाए, भूल तो नहीं जाएंगे? देखिए, पंजाब आकर के अगर कोई नाराज हो जाए तो दिक्कत उस व्यक्ति में है। पंजाब आकर के कोई क्यों नाराज हो गया? इतना मस्त मौला जगह है, इतना मस्त मौला मौसम, मस्त मौला लोग, ठीक है। अरे क्यों नहीं पहचानेंगे? आपने जो सवाल किया कि इससे निकलेंगे कैसे, इसको लेकर के हम लोग बार बार जो भी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जो भी विधान तैयार कर रहे हैं, या जहां भी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें एक बात हम बता रहे हैं कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। निकलने का देखिए रास्ता यही है कि एक तो जो बजट है, उस बजट में आप क्या करते हैं कि अपने खजाने के हिसाब से आप बजट तैयार करते हैं। खजाने में जो पैसा आ रहा है उसका सही तरीके से लोगों का के हक के लिए इस्तेमाल करना, ये नियत का सवाल है। नियत अगर साफ होगी तो नीति भी ठीक बनेगी। नियत साफ थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा कि हम सरकारी बैंक नहीं बेचेंगे। नियत खराब है तो सरकार कह रही है कि हम बैंक बेचेंगे। तर्क क्या दे रही है? तर्क दे रही है कि एनपीए हो गया है बैंक। एनपीए नहीं हुआ है बैंक। एनपीए को हमको इस रूप में समझना पड़ेगा कि बैंकिंग फ्रॉड को ये लोग एनपीए बोल रहे हैं। बैंकिंग फ्रॉड क्या है कि ये बैंक हैं और मैं मान लीजिए कि ऋण लेना चाहता हूं, हमने इनको प्रपोजल बना करके दिया कि आप हमको 50 लाख रुपया दीजिए, हम होटल बनाएंगे। बैंक ने हमको 50 लाख रुपया ग्रांट किया, और सब आप जानते हैं कि 50 लाख रुपया ऐसे ग्रांट नहीं होता है, उससे पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। ग्रांट हुआ जो 50 लाख रुपया, हम होटल ना बना करके उससे जो है हमने मर्सिडीज खरीद लिया। ये फ्रॉड है। बड़े पैमाने पे पब्लिक सेक्टर बैंक का जो पैसा है उसके साथ फ्रॉड किया गया है। आज ही की खबर है कि पीएमसी बैंक के जो डायरेक्टर हैं वो बॉर्डर पर पकड़े गए हैं, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर रक्सौल में पकड़े गए हैं। हमारे आपके कमाई का जो पैसा है वो हम इस भरोसे से बैंक में रखते हैं कि ये सरकारी बैंक है, ये पैसा हमारा डूबेगा नहीं। और ये हुआ कब? जब श्रीमती गांधी की सरकार थी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उससे पहले जो प्राइवेट बैंक थे वो पैसा लेकर के भाग जाते थे। अब सरकारी बैंक जो है वो गारंटी देता है आरबीआई का कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। उसी तरीके से जो सरकार होती है, जो सरकारी संस्थान होते हैं, वो इस बात की गारंटी होती है कि अगर हमारी नौकरी हुई है तो हमको बुढ़ापे में मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। हमारा जो है पीएफ होगा, हमारा ईएसआई होगा, हमारा जो पेंशन होगा, इस तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया गया है। और सरकारी संस्थान के परफॉर्मेंस से कॉम्पीट करने के लिए एक कॉम्पिटेबल प्राइवेट सेक्टर खड़ा होता है। अब आपको देख लीजिए, आप, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, जी न्यूज का रिपोर्टिंग जाकर के देखिए और डीडी न्यूज का जाकर के रिपोर्टिंग देखिए, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है देश में। पॉलिसी नहीं, मैं समझने के लिए कह रहा हूं कि पॉलिसी जो है, पॉलिसी को हम इस तरीके से बना रहे हैं कि सरकारी संस्थान तो डुबा ही रहे हैं, और सरकारी संस्थान अगर डूब रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है उसके भी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ रहा है। जब चंडीगढ़ पीजीआई में बेड नहीं मिलेगा तो फोर्टिस में भी बेड नहीं मिलेगा। इस समस्या से निकलने के लिए इंक्लूसिव सोच वाली, पहली चीज जो हमने नियत की बात की है, इंक्लूसिव सोच वाली, इंक्लूसिव विचार वाली पार्टी सत्ता में बैठना जरूरी है, जो इस आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करे कि आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। इस इंक्लूसिव सोच के साथ जब हम पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं तो हम टैक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करे, लेकिन इस देश की जो आम जनता है उसके लिए वेलफेयरिज्म का भी हम काम करेंगे। आप लोगों को पैसा देंगे ही नहीं, परचेजिंग कैपेसिटी उसकी होगी ही नहीं, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ जाएगा। डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस बिगड़ता है तो स्वाभाविक रूप से हमारी पूरी इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है। महंगाई अगर बढ़ रही है मान लीजिए, तो महंगाई से बचने के लिए जरूरी है कि आप सप्लाई चेन पे ध्यान दीजिए। सप्लाई चेन की हालत क्या है? एक तरफ किसान जो है रोड पे बैठा हुआ है, क्या बोल करके, क्योंकि उसको आमदनी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास है, उसका कमर टूटा हुआ है महंगी सब्जी खरीद करके, महंगा तेल खरीद करके। आप हमको बताइए, ये खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी सरसों का तेल 150 रुपया अगर 185 रुपए लीटर बिक रहा है, आपको पता है कि वो असली सरसों का तेल नहीं है। 100 किलो सरसों में ज्यादा से ज्यादा कितना तेल निकलेगा? 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो। आप रेट जोड़ करके देखिए कि सरसों कितने रुपए किलो बिक रहा है और तेल कैसे मिल रहा है। तो जो कंज्यूमर है उनको भी सही सामान नहीं मिल रहा है, जो लास्ट कंज्यूमर है उसको भी सही सामान नहीं मिलता है, और जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है उसको भी सही दाम नहीं मिलता है। अगर हम पॉलिसी फ्रेमवर्क को ठीक कर ले तो फर्स्ट प्रोड्यूसर को भी दाम मिलेगा और जो लास्ट प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर है उसको भी सही चीज मिलेगा। इस पॉलिसी फ्रेमवर्क पे हम चलेंगे। जैसे बेरोजगारी के सवाल को एड्रेस करने के लिए हमने कहा कि जितने सरकारी रिक्तियां हैं सबसे पहले उसको भरिए, उसके बाद जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं आप उसको सपोर्ट करना शुरू कीजिए। उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो बिग कैपिटल है, चाहे वो चाइना का हो, अमेरिका का हो या यूरोप का हो, उसके साथ हमारे प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। अभी आप लुधियाना जाकर के देख लीजिए, मैं आपको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिलेबी की तरफ बात नहीं घुमाना है। लुधियाना की हालत क्या हो गई है? मशीन चाइनीज, धागा चाइनीज, कलर चाइनीज, मजदूरी कर रहा है बिहार यूपी का, मालिक है पंजाब का। अब जो हमको सामान भेज रहा है, सारा रॉ मटेरियल भेज रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसके साथ हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि आज के डेट में भारत में भी जो हमारे गारमेंट्स हैं वो बांग्लादेश से बन करके आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए इसीलिए हम कहते हैं नोटबंदी, जीएसटी जैसी जो गलत तरीके से इंप्लीमेंट हुई है पॉलिसी, इसको रोकना पड़ेगा और हर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरीके से एक हेल्प करना पड़ेगा। और ये हेल्प हम तभी कर सकते हैं जब हम टैक्स कलेक्शन को सही तरीके से यूज करेंगे। सर 2017 ਦੇ कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वेले घर घर नौकरी देने का वादा किया। दूसरी पार्टियों वालों इस वेले ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि घर घर ना तो नौकरी मिली है ਤੇ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਅੰਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ सर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। देखिए ऐसा है कि आप कौन से टीवी से? सर जीरो लाइन न्यूज़। अच्छा ठीक है। एक तो ये सवाल मुझे एक दो जगह और लोगों ने पूछा और पत्रकार साथी ने पूछते पूछते ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के जो है सीएम कैंडिडेट हैं भगवंत मान साहब। हम बोले जी हम जानते हैं, हम लोग बचपन में भी जो है उनका वीडियो सुनते थे, तो बड़े पॉलिटिकल सटायरिस्ट थे, खूब हंसाते थे। तो उनका नाम लेकर के पत्रकार नायक उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास जो है अब दो सिद्धू हैं, एक जो है गुस्से वाला, दूसरा मूसे वाला। इस पे आपका क्या कहना है? कई बार ये होता है कि पत्रकार जो सवाल पूछते हैं वो एक्चुअली किसी पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव होता है। तो उन्होंने हंस करके सवाल पूछा, हमने भी हंस करके जवाब दे दिया कि जो है उनके पास भी जो है दो भगवंत मान हैं, एक झाड़ू वाला दूसरा दारू वाला। उससे क्या होता है ना कि पॉलिटिकल नैरेटिव तो क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, सवाल नहीं आ पाते हैं।
एक तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि पंजाब में बेरोजगारी नहीं है। हमने ये कहीं नहीं कहा, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं, हमने ये कहीं नहीं कहा कि पंजाब की सारी समस्याएं समाप्त हो गई, कहीं नहीं कहा। दूसरा कि अगर मान लीजिए कैप्टन साहब के सारे काम एकदम A to Z लाजवाब फर्स्ट क्लास थे तो वही चीफ मिनिस्टर होते। ये अपने आप में एक बात की जो है गवाही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने अच्छे काम भी किए थे, लेकिन कई ऐसे सवाल थे, वो सवाल हल नहीं हुए। उस सवाल को हम इमीडिएटली हल करना चाहते थे। और आप जानते हैं कि जब से आए हैं हमारे नए मुख्यमंत्री, हालांकि ज्यादातर मीडिया को इंटरेस्ट इसी बात में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, इसी में रहता है। लेकिन आप काम उठा करके देंगे, इसकी कॉपी मैं आप तमाम लोगों को दूंगा। इसमें इतने छोटे समय में भी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है तो वो बेरोजगारी के सवाल को एड्रेस करने का कोशिश किया है। और हम कह रहे हैं, पंजाब की जनता से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप जब बीमार होते हैं तो इलाज के लिए एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई फौजदारी हो जाए, मुकदमा हो जाए तो आप एक्सपीरियंस वकील के पास जाते हैं। आप खुद ही इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि कांग्रेस ने इतने साल तक देश को चलाया है। आप खुद ही स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस ने इतने साल तक पंजाब को चलाया है। तो आप अपने ही बाप दादों के एक्सपीरियंस पे विश्वास कीजिए। वो जब उनको वोट कर रहे थे तो किसी अनुभव के आधार पे ही कर रहे थे ना। और इतने कम समय में अगर हम इस सवाल को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको ये भरोसा हम दिलाते हैं कि दोबारा मौका मिलेगा तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसको 100% रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि नहीं, देखिए मौका तो हर बार हर कोई मांगता है। मौका तो देखिए कैप्टन साहब भी अलग पार्टी बना करके भाजपा के साथ जा करके मौका मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो काम है, हमारे काम में वो चीज झलक रहा है। हम महज नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। और जो इस तरीके से डिबेट को गुमराह कराया जाता है, तभी तो हमने कहा कि इस तरह से जो है हल्की फुल्की बात मैं कर दूं कि जो है गुस्से वाला और मुस्से वाला, उसका जवाब मैं दे सकता हूं, मुझे भी बोलने के लिए आता है, मैं भी कह दूंगा झाड़ू वाला और दारू वाला। इससे सवाल हल नहीं होता है। सवाल कैसे हल होगा? पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए एक अप्रोच होना चाहिए। अगर आप अप्रोच की बात करेंगे तो मैं ये प्रश्न उठा करके कह रहा हूं, सीधे डबल है। दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डबल है। और हमको जहां मौका मिला है तो हम उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जमहूरियत में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है और ये हमारी खासियत भी है। इसीलिए मैं इस बात को लेकर के दुखी नहीं होता हूं, मैं इसको सेलिब्रेट करता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारा देश चाइना नहीं है कि एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, सब पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन मैं पंजाब की जनता से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर मामले में एक्सपीरियंस को तवज्जो देते हैं, तो राजनीतिक निर्णय में हमको एक्सपीरियंस को क्यों नहीं तवज्जो देना चाहिए? चन्नी साहब ऐसा नहीं है कि आकर के सीधे मुख्यमंत्री हो गए हैं। उससे पहले वो बतौर एमएलए जनता की सेवा कर चुके हैं, उसके बाद मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री हुए हैं। और पंजाब को वो कितना जानते हैं, उस बात को जब बोलते हैं तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई ये तो टेंट भी लगा लेता है, रिक्शे भी चला लेता है, बिजली का काम भी कर लेता है। कोई भी गरीब आदमी की यही कहानी होती है। मैंने आपको सुनाया, मैं पोलियो की दवाई पिलाता था, उसके बाद जो है हमने कोचिंग में पढ़ाया, एसी फ्रिज ठीक करने का काम किया। कोई भी साधारण परिवार का लड़का, उसका कोई एक जॉब होता है क्या? राजा का बेटा राजा होता है, उसका जॉब फिक्स होता है। गरीब के बच्चे का जॉब फिक्स नहीं होता है, वो बनने के लिए कोई और चीज जाता है, बन कुछ और जाता है। दिल्ली आए थे हम यूपीएससी करने के लिए, हम यहाँ जो है पॉलिटिक्स में आ गए। हमारे जीवन में हमारा स्ट्रगल ही हमको हमारा रास्ता दिखाता है, कोई चीज तय थोड़ी होता है। उल्टे उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, तो उसके ऊपर मीम बना रहे हैं। आप जब ये मीम बनाते हैं तो आप एक गरीब इंसान का जो संघर्ष है उसका मजाक उड़ाते हैं। और हमारे लिए हमारा मजाक उड़ाना कोई नई बात नहीं है, बचपन से ये मजाक सुनते हुए आए हैं।
लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस की बात कीजिएगा तो हमारे लीडर के पास एक्सपीरियंस है और हमारी पार्टी के पास देश चलाने का एक्सपीरियंस है। और आपने जो सवाल हमको उठाया है उस सवाल को लेकर के हमारा कमिटमेंट है और उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए हम लोग कन्हैया जी एक क्वेश्चन अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री ने जॉब ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 36,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੇ। इसीलिए कह रहे हैं कि मौका दीजिए, रिपीट करने दीजिए और जो वादा जो हो रहा है प्रोसेस वो फाइल क्लियर करने के लिए हमको जो है 10 तारीख को मेजोरिटी भी क्लियर मिलना चाहिए। कन्हैया जी एक क्वेश्चन सर, एक मिनट सर एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन